देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, एक रिएक्शन दी हुई है और उसमें ये दिया हुआ है भाई कि इसमें N2H2NH3 इसके सांद्रता के पदों में व्यक्त करना है अभिक्रिया की दर को। यानी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब भी आपको कोई रिएक्शन पता है तो उसमें अभिकर्मक और उत्पाद के संदर्भ में किस तरीके से दर को हम परिभाषित करते हैं। N2 की घटने की दर, H2 के घटने की दर और अमोनिया के बनने की दर के संदर्भ में कैसे व्यक्त करोगे? तो कहोगे N2 के घटने की दर, और ये N2 का आगे 1 लगा हुआ है तो 1/1 यानी कि जो स्टोइकियोमेट्री होती है, अगर हम उसे भाग दे देंगे तो वो कुल अभिक्रिया की दर हो जाती है। जैसे H2 है, H2 के घटने की दर और इसको 3 से भाग दे दिया अगर, तो वो हो गई अभिक्रिया की दर। तो दो बातें हैं इसमें, H2 के घटने की दर और वही 1/3 कर दोगे तो अभिक्रिया की दर हो जाएगी। ऐसे अमोनिया के बनने की दर और उसमें 2 से भाग दे दोगे तो वो कुल हो जाएगा अभिक्रिया की दर। ठीक, तो अभिकर्मक और उत्पाद के संदर्भ में दर व्यक्त करना आना चाहिए। और जब अभिकर्मक के संदर्भ में व्यक्त करोगे तो बाहर माइनस लगा दोगे, और उत्पाद के संदर्भ में व्यक्त करोगे तो बाहर प्लस रहेगा। कारण क्या होता है, अभिकर्मक घट रहा होता है तो अभिकर्मक की सांद्रता माइनस में आती है, तो बाहर माइनस लगाओगे तभी माइनस माइनस प्लस बनेगा, क्योंकि दर जो है वो हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। अभिक्रिया की दर जो है पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा। तो यह हम माइनस दिखाते हैं ताकि जो सांद्रता घट रही है जो माइनस में आएगी वो बाहर वाले माइनस के साथ कुल मिला के दर पॉजिटिव दे दे। अगला सवाल इधर है, संपर्क विधि द्वारा सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण में अभिक्रिया की दर इन्होंने दी है O2 के संदर्भ में। अब देखो O2 के घटने की दर, बाहर O2 के स्टोइकियोमेट्री क्या है, 1 है, तो 1/1, यानी जो O2 के घटने की दर है वही अभिक्रिया की दर है। आपको समझ में आना चाहिए कि जिसका भी स्टोइकियोमेट्री 1 होगा उसके घटने की दर और अभिक्रिया की दर बराबर होगी, और ये हमको दी गई है, ये हमको दी गई है इतने मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो SO2 के विलुप्त होने की दर पूछी है। ध्यान से देखो, लॉजिकली सोचो, O2 जिस दर से विलुप्त हो रहा है वो तुमको दिया है, और SO2 किस दर से विलुप्त होगा वो पूछा है। उसके सामने क्या लगा हुआ है, 2, यानी अगर 1 मोल O2 का जाएगा तो 2 मोल SO2 का खपेगा, यानी SO2 की दर जो है वो दुगनी होगी O2 से। आपने इसका अंदाजा लगा लिया, इसको तुरंत जो है दुगना करो और टिक कर दो आंसर, तो आंसर आ जाएगा ए। ठीक, अगर ये समझ में नहीं आया तो ऐसे देखो, देखो SO2 के संदर्भ में तुम लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, -1/2 SO2 के घटने की दर, SO2 के घटने की दर बराबर +1/1 O2 के बनने की दर। अब O2 घटने की दर तो ये तुमको दी गई है, पहले दो तरफ को माइनस माइनस आप हटा देंगे तो ये, और 1/2 जो SO2 की तरफ है 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा, जो SO2 की दर आएगी वो 2 गुनी O2 के दर के बराबर होगी। तो O2 के दर का दुगना करना है केवल। ठीक, आगे बात करें, ऐसी एक और रिएक्शन देखो, एक अभिक्रिया एक अभिक्रिया दी गई है तुम्हें जिसमें अमोनिया बन रहा है। अमोनिया के प्रकट होने की दर पूछी दी गई है इसमें, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में। H2 के विलुप्त होने की दर आपसे इससे पूछी है, तो ध्यान से देखो, तुमको यहाँ पर उनको संबंधित करना आना चाहिए। कहने का मतलब ये कि ये रिएक्शन देखिए साफ मालूम चल रहा है कि -1/1 N2 की घटने की दर बराबर -1/3 H2 के घटने की दर बराबर +1/2 अमोनिया के बनने की दर। ये संबंध है,
अब इसमें तुम्हें क्या दिया है और क्या पूछा उस पर ध्यान दो। बोलोगे अमोनिया के प्रकट होने की दर दी है। अमोनिया के प्रकट होने की दर में 1/2 गुणा करोगे तो वो आएगी अभिक्रिया की दर, और वह बराबर होगी 1/3 H2 के खपत होने की दर के। और हमसे पूछा है वही H2 के विलुप्त होने की दर, यानी हमें साफ दिखाई दे रहा है कि H2 के विलुप्त होने की दर अगर निकालनी है तो इसका जो 1/3 का जो 3 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, तो सामने हो जाएगा 3 ऊपर और नीचे 2, 3/2 और अमोनिया के प्रकट होने की दर। तो अमोनिया के प्रकट होने की दर का 3/2 गुना H2 के विलुप्त होने की दर है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे, ये हमें दिया हुआ है अमोनिया के प्रकट होने की दर 2.5 गुणे 10⁻⁻⁴। ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, इसमें H2 के विलुप्त होने की दर भी पूछी है और साथ में N2 के विलुप्त होने की दर भी पूछी है। N2 के विलुप्त होने की दर भी पूछी है। ठीक, तो H2 का तो खैर निकाल लिए हैं, N2 का साफ साफ दिखाई दे रहा है कि N2 के विलुप्त होने की जो दर है वो 1/2 अमोनिया के प्रकट होने की दर के बराबर है। तो अमोनिया के प्रकट होने की दर का 1/2 कर देना है। ठीक, यानी 1/2 इंटू 2.5 गुणे 10⁻⁻⁴, तो 1.25 10⁻⁻⁴। तो आप सी विकल्प टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन का आधार समझो, क्वेश्चन का आधार ये है कि जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उनके संदर्भ में तुम्हें अभिक्रिया की दर को लिखना आना चाहिए, उनको संबंधित करना आना चाहिए, और फिर उसमें किसी की प्रकट होने की दर या विलुप्त होने की दर में से कुछ दिया होगा, कुछ पूछा होगा, तो उसको जब तुम रिलेट कर लोगे, संबंधित कर लोगे, तो आसानी से सवाल हल कर लोगे। यहाँ एक चीज तुमको वहां पे वो फंसा सकते हैं, यूनिट में फंसा सकते हैं, जैसे तुम्हें यहाँ पे यूनिट में फंसाया गया है। देखो अगले सवाल, जब तुम इसमें इसके संदर्भ में व्यक्त करते हो तो ये जो तुम लिखते हो ना सांद्रता मोल प्रति लीटर में लिखते हो, है ना, जब तुम इसको रिलेट कर रहे हो तो ऐसे लिख रहे हो ना, डी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिख रहे हो ये सांद्रता मोल प्रति लीटर में है। लेकिन अगले सवाल में यही इन्होंने किलोग्राम प्रति मिनट दिया है, तो किलोग्राम प्रति मिनट को तुमको मोल पर लीटर में बदलना पड़ेगा, ध्यान देना। जैसे देखो इस रिएक्शन में SO3 के बनने की दर अभिक्रिया इसके अनुसार ये दी गई है, तो SO3 के बनने की दर है ये इस अभिक्रिया के अनुसार। तो पूछा है कि SO2 क्रिया करता है किस दर से, SO2 के अभिक्रिया करने की दर इसमें से क्या होगी, किलोग्राम प्रति मिनट में विकल्प दिया है। देखो कैसे कर रहा हूं ध्यान से, पहले मैं SO2 SO3 को संबंधित करता हूं, तो मैंने पाया -1/2 SO2 के खपने की दर बराबर होगी +1/2 SO3 के बनने की दर के। 1/2 आप हटा सकते हो, तो यानी कि कह सकते हो SO2 के घटने की दर बराबर होगी SO3 के बनने की दर के। ये तो क्लियर हो गया इतना। लेकिन किसमें, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में। ठीक, तो मुझे जो जानकारी दी है SO3 की, उसको मैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड में, देखो यहाँ लिख रहा हूँ कैसे, ध्यान से देखना, या प्रति मिनट भी ले सकते हैं उसको, प्रति सेकंड के बदले, बट मोल में होना चाहिए मात्रा। तो 1.6 गुणे 10⁻³ किलोग्राम दिया है ना, मैंने उसको पहले 10⁻³ से गुणा किया तो ग्राम में बदला, ग्राम में बदला, और उसको मोलर मास से भाग दिया। SO3 का मोलर मास होता है 80, इससे भाग दिया। तो मैंने ग्राम को पहले किलोग्राम को पहले ग्राम में बदला, मोलर मास से भाग दिया, अब ये मोल आ गया भाई, तो इतने मोल प्रति सेकंड हो गया, ये इतने मोल प्रति मिनट हो गया, सेकंड नहीं, प्रति मिनट। और ये इतनी ही दर से SO2
विलुप्त हो रहा है ये मालूम चल गया। तो SO2 की दर मेरे को मिल गई, किससे मिल गई, मोल प्रति मिनट में, बट विकल्प दिया है किलोग्राम प्रति मिनट में। क्या करूं मैं, बोले अब आपको ये मोल प्रति मिनट को SO2 के किलोग्राम में बदलना है। तो देखो कैसे बदल रहा हूँ, ये 10 की घात -3 और +3 जो है कैंसिल आउट हो गया, तो 1.6/80 बचा है, ये मोल में है, और मुझे SO2 का भार निकालना है। तो SO2 के जो मोल आए हैं उसमें SO2 का जो अणुभार है वो 64 होता है, तो 64 से इसको मैंने गुणा किया। ठीक, तो ये आ गया किसमें, बोलोगे ये ग्राम में आ गया, इतना ग्राम, बट हमें विकल्प किलोग्राम में दिया है, तो उसको मैं 10 की घात -3 से और गुणा कर दिया, अब ये किलोग्राम में आ गया, तो इतना किलोग्राम प्रति मिनट। तो इसको आप हल कर लेंगे और टिक कर लेंगे उसी हिसाब से, ये आ जाएगा मेरे समझ से 1.6। 16 से भाग देंगे तो 64 4 बार जाता है, 80 5 बार जाता है 16 से भाग देने पे, और ये हो जाएगा 10 की घात -3 गुणा हो रहा है। ठीक, इसको गुणा करोगे तो ऊपर 6.4/5 आ रहा है, 10 की घात -3, तो ये करीब करीब आ जाएगा 1.6 के बराबर। तो पहला वाला ही विकल्प हो जाएगा इसमें, नहीं, इसको जब भाग देंगे 6.4 और बटे 5, तो ये 1 फिर 14 1.28 यानी चौथा विकल्प आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना इसको। मेन मुद्दा क्या था इसका, कि किलोग्राम प्रति मिनट में जो दिया था, हमने उसको पहले ग्राम में और फिर मोल में बदला। मोल प्रति मिनट में हमने पहले उस दर को निकाला, और फिर मोल प्रति मिनट से हमने वापस उसके अणुभार को, यानी हमको SO2 को हल करना था, तो SO2 के अणुभार को गुणा किया, ग्राम में बदला, फिर किलोग्राम में बदला, तो आंसर हमको किलोग्राम प्रति मिनट में अंत में आ गया। तो इस तरह के सवालों में केवल ये यही चीज थोड़ा सा फंसाते हैं, यूनिट्स, ग्राम या किलोग्राम यूज कर लेंगे, तुम्हें पहले मोल में बदलना पड़ेगा, मोल के संदर्भ में अगले की दर निकालनी पड़ेगी, और फिर उसके अणुभार की मदद से उसके फिर ग्राम और किलोग्राम को हल करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। देखो, जैसे एक रिएक्शन तुम्हें दी गई है, अब उस रिएक्शन में N2O5 के घटने की दर को इन्होंने K1 इंटू N2O5 से परिभाषित किया है। NO2 के बनने की दर को इन्होंने K2 इंटू N2O5 की सांद्रता से परिभाषित किया है, और O2 के बनने की दर को इन्होंने K3 इंटू N2O5 से परिभाषित किया है, और उनके बीच का संबंध आपसे पूछा है। देखो मैं कैसे इसको कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि हमको ये रिएक्शन देख के मालूम चल रहा है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/1 N2O5 के विलुप्त होने की दर बराबर +1/2 NO2 के प्रकट होने की दर, और +1/12, 1/2, क्योंकि हाफ है ना O2 के सामने, स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री को भाग देते हैं हम 1/, तो 1/2 कहेंगे उसको, और O2 के प्रकट होने की दर। तो ये तुमने पहले संबंध स्थापित कर लिया उनके बीच में आपस में। अब देखो क्या दिया है और क्या पूछा है, कैसे करें। अगर हम देखें, N2O5 के विलुप्त होने की दर ही अभिक्रिया की दर है। ठीक, तो पहला जो समीकरण यहाँ दिया है d N2O5 बटे dt, यही तो अभिक्रिया की दर के बराबर है, और वह K1 इंटू N2O5 के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसकी पावर 1 N2O5 की, तो ये एक समीकरण आ गया। दूसरा देखो, तुमको NO2 की जो दर है उसके संदर्भ में इन्होंने K2 यूज किया है और N2O5 की सांद्रता से गुणा किया है, लेकिन NO2 के प्रकट होने की दर में हाफ 1/2 मल्टीप्लाई करने पर दर बनती है अभिक्रिया की दर। तो मुझे अगर अभिक्रिया की दर लिखनी है तो मैं हाफ फिर NO2 के प्रकट होने की दर ऐसे लिखूंगा। तो NO2 के प्रकट होने की दर को मैं हाफ से गुणा करके सामने लिखूं, तो हाफ, अब ये हो जाएगा K2 इंटू N2O5 की सांद्रता। तो ये एक समीकरण आ गया। अगला देखो,
O2 के संदर्भ में देख बता रहा हूं। O2 के प्रकट होने की दर को जब हम 1/2 कर देते हैं तो यह अभिक्रिया की दर बन गई। और यह अगर हल करना हो तो 1/2 और O2 की दर इन्होंने दी है K3 into N2O5। और ये 1/2 को हम अगर 2 ऊपर ले जाएं तो लिख सकते हैं 2 into K3 N2O5। तो मैंने किया क्या, मैंने इन सभी की मदद से अभिक्रिया की दर निकाली, तीनों की मदद से अभिक्रिया की दर निकाली। और अभिक्रिया की दर तो हर बार सेम आएगी ना, यानी ये तीनों समीकरण से मिलने वाला ये जो हमको एक्सप्रेशन है ये अभिक्रिया की दर बता रहा है और ये सेम होना चाहिए। तो उसका मतलब ये निकला कि K1 इंटू N2O5 जो अभिक्रिया की दर बता रहा है बराबर है 1/2 इंटू K2 इंटू N2O5, ये बराबर है 2 इंटू K3 इंटू N2O5 के। अब इसमें क्या है, N2O5 की सांद्रता आप इनमें सभी से कैंसिल कर दो तो बचा क्या, K1 बराबर K2/2 बराबर 2K3, ये बचा, संबंध आ गया। और अब 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये हो जाएगा 2K1 और K2 के नीचे 2 जो था वो कैंसिल हो जाएगा, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और ये 4 इंटू K3 बन जाएगा। तो ये विकल्प आ जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, क्वेश्चन का आधार ये था कि भाई हमको विलुप्त होने और प्रकट होने की दर के कुछ एक्सप्रेशन दिए थे, हमने उनकी मदद से ओवरऑल अभिक्रिया की दर को निकाला। और दर हर बार बराबर होगी चाहे तुम किसी के संदर्भ में निकालो, इस बात को यूज करते हुए हमने उनके K1 K2 K3 को आपस में रिलेट कर लिया। अगला सवाल, किसी गैसीय अभिक्रिया की दर के लिए निरूपण K इंटू A सांद्रता B सांद्रता पावर 1 है, पावर 1 है। यदि अभिक्रिया पात्र का आयतन अचानक प्रारंभिक आयतन का 1/4 कर दिया जाए तो दर क्या होगी, वास्तविक दर कितना गुना हो जाएगी। तो सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे पात्र का जो आयतन है ये अचानक 1/4 कर रहे हैं, तो ये बताओ वॉल्यूम घटा रहे हैं, वॉल्यूम घटाने से किसको असर पड़ेगा, सांद्रता को। ये जो बर्तन था कुछ आयतन था उसका, V आयतन मान लो, तुम उसको संकुचित करके 1/4 कर दिए, V/4 कर दिए आयतन को, तो उसमें पदार्थ थोड़ी ना घटाए, पदार्थ तो उतना ही है। तो तुम्हें पता है मोलों की संख्या बटे आयतन ही उसकी सांद्रता यानी मोलरता होती है। और तुम मोल बदले नहीं हो, आयतन घटा दिए हो, आयतन कर दिए हो आयतन/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4N/V हो जाएगा, यानी सांद्रता 4 गुना हो गई। तो आप दिमाग में इसको बिठा लो भाई कि आयतन जितने गुना घटेगा सांद्रता उतने गुना बढ़ेगी। तो 1/4 अगर आयतन हुआ तो सांद्रता 4 गुना हो गई। ठीक, अब किसकी सांद्रता 4 गुना हो गई, बोलोगे उसमें जो भी चीजें हैं सबकी सांद्रता 4 गुना हो जाएगी बर्तन के अंदर। तो ए भी है बी भी है, दोनों की सांद्रता 4 गुना हो गई। ठीक, तो अब देखो पहली दर को अगर मैं लिख रहा हूं R बराबर रेट कांस्टेंट के A की घात 1 B की घात 1, तो अब नई दर जो है उसको मैं लिख रहा हूं R2 करके, नई दर को K तो वही रहेगा, K तो नहीं बदलता है सांद्रता से, लेकिन अब सांद्रता बदल चुकी है, 4 गुना हो चुकी है, तो A भी 4 गुना हो चुका है पावर 1 और B भी 4 गुना हो चुका है पावर 1। तो 4 की घात 1 यहाँ निकल जाएगा बाहर, 4 की घात 1 दोनों में से निकल जाएगा 4 4, तो 4 गुणे 4 हो गया 16, अंदर बचा K, A की घात 1 B की घात 1, और ये हिस्सा तो पुराने R के बराबर है, तो 16 गुना ये हो गया पुराने R का। तो पुराने रेट का 16 गुना हो गया नया रेट, तो 16 गुना आप कह देंगे। याद रखना यहाँ क्वेश्चन का आधार था कि जब हम आयतन को कम करते हैं तो सांद्रता बढ़ जाती है उतना ही गुना। इसको उल्टा भी कर सकते थे, अगर हम आयतन को बढ़ा देंगे तो सांद्रता घट जाएगी उतना ही गुना। आगे बात करें।
तो क्योंकि अभिक्रिया दी गई है, इसमें उत्पाद बन रहा है, एक प्रारंभिक अभिक्रिया है। उपरोक्त क्रिया के लिए यदि दाब को प्रारंभिक दाब का 3 गुना कर दें तो अग्र क्रिया का वेग पहले वेग का कितना हो जाएगा? आधार समझो क्वेश्चन का। अगर तुम दाब को बदलोगे तो सांता में कोई फर्क पड़ता है क्या? तो हाँ पड़ता है, ध्यान दो। मान लो बर्तन है और बर्तन में अगर पिस्टन लगा हुआ है, इस तरह के सवालों में पिस्टन, तो हम जब दाब बढ़ाते हैं तो पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा और बर्तन का आयतन संकुचित होगा। ठीक है, तो जो जो प्रेशर है वो हो गया संकुचित। और प्रेशर अगर नहीं बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, 3 गुना बढ़ा, प्रेशर अगर बढ़ेगा भाई तो फिर आयतन जो है घटेगा, आयतन जो है घटेगा, और आयतन घटेगा तो सांद्रता वाला पद बढ़ेगा। ठीक, तो ध्यान से देखो, प्रेशर बढ़ाया 3 गुना, ठीक, तो आयतन घट गया 3 गुना, और आयतन घटने से सांद्रता बढ़ गई 3 गुना। मतलब इनका संबंध ऐसा है कि प्रेशर का जो भी चेंज आएगा आयतन उसका उल्टा हो जाएगा, और आयतन में जो भी चेंज आएगा सांद्रता उसका उल्टा हो जाएगा, और चेंज का जो कितने गुना चेंज है वो बराबर रहता है। प्रेशर जितने गुना बढ़ेगा आयतन उतने गुना घटेगा, और सांद्रता उतने गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ सांद्रताएं बढ़ गई हैं भाई 3-3 गुना। तो अगर मैं पहले वाली ये जो रिएक्शन लिखी है इसको मैं प्रारंभिक अभिक्रिया मान लूं, मतलब यही मुख्य अभिक्रिया जो है, तो इसका जो दर होगा ऐसे लिखोगे, दर बराबर के ए की घात 2 और बी की घात 1, ऐसे लिखोगे। तो जो नई दर आ जाएगी उसको R2 मान लो, तो दर स्थिरांक ए रहेगा, और जो सांद्रता है ए की वो 3 गुना हो गई, तो 3 गुना ए की घात 2, और बी की सांद्रता भी 3 गुना है, तो 3 गुना बी की घात 1। अब यहाँ क्या हुआ कि 3 की घात 2 ए वाले से 9 बाहर आ रहा है, और 3 की घात 1 बी वाले से 3 बाहर आ रहा है। अंदर बच जाएगा के ए की घात 2 और बी की घात 1। तो ये तो पुराना एक्सप्रेशन हो गया इतना हिस्सा, तो आर लिख लेंगे। तो 27 गुना आर, तो पुराने दर का 27 गुना नया दर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, एक अभिक्रिया दी गई है और इसके लिए इन्होंने दर का जो एक्सप्रेशन है लिख दिया है, रेट लो एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब तुम उसको केवल पावर को ऐड कर दो तो कोटी आ जाएगी। तो ए की जो घात है, पावर है, वो हाफ है, 1/2 है। बी की घात 1/3 दिया है, सी की घात 1/4 दिया है, सबको सबका योग ही यहाँ कोटि हो जाएगी, रिएक्शन की कोटि यानी ऑर्डर। तो 1/2, 1/3, 1/4। तो नीचे मैंने क्या कर लिया, सबको 12 बना लिया, तो ऊपर जो है 1/2 वाले में 6 आ जाएगा, नीचे 12 बनाओगे तो नीचे 3 वाले में 12 बनाओगे तो 4 से गुणा करोगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, और 1/4 वाले में नीचे 12 बनाओगे 3 से गुणा करोगे तो ऊपर 3 आ जाएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 13/12, तो कोटि आ गई 13/12। अगला भी सवाल ऐसा ही है, अभिक्रिया जिसमें पदार्थ एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड पदार्थ है, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर उत्पाद कुछ दे रहे होंगे। तो उसके लिए इन्होंने क्या है पूछा है कि भाई कौन सा दर नियम संपूर्ण कोटि को 0.5 दर्शा रहा है, इसमें से कौन सी दर की कोटि 0.5 है। अब पहले वाले में देखोगे तो एक्स की सांद्रता की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, जेड की पावर 1 है, तो भैया इसकी कोटि जो है 0.5 0.5 तो नहीं आएगी, 3 आ जाएगी, तो पहला विकल्प तो गलत है। दूसरे वाले में 0.5 0.5 0.5 अगर जोड़ दोगे तो फिर तो ये 1.5 बन जाएगा, तो ये भी आपका नहीं आंसर। फिर तो हमको तो वो कोटि वाला वो रिएक्शन पहचाननी है जो 0.5 कोटि को दर्शा रही हो। तीसरे विकल्प में अगर देखें तो x की घात जो है 1.5 है, y की घात -1 है, और z की घात 0 है, इनको अगर पूरा जोड़ दें तो हाँ इसमें 0.5 आ रहा है। यानी तीसरी जो दर का नियम दिया है उसमें कोटि 0.5 है।
तो इस तरीके से दर का जो नियम होता है उसको देखकर हमें खूंटी निकालनी आनी चाहिए। फिर इस तरह के सवाल भी आते हैं, तुमको इस तरह का डेटा दिया रहता है और ये ट्रिकी सवाल होते हैं, ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लो एक अभिक्रिया है A प्लस बी बदल रहा है किसमें, C में, और यहाँ तुमको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिए हुए हैं। मैं जरा पानी पी के आता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। इस तरह के सवालों में हमें कुछ एक्सपेरिमेंट दिए रहते हैं, उसमें दिया रहता है कि कितनी सांद्रता A की ली गई है, कितनी B की ली गई है, और उस सांद्रता को लेने पर कितनी दर आ रही है। और कैसे हल करना है तो सुनो। पहले तो हम ये मान लेंगे कि दर जो है, मान लो A पर भी निर्भर कर रही है, उसकी पावर अल्फा है, और B पर भी निर्भर कर रही है, उसकी पावर बीटा है। हमको अल्फा बीटा निकालना है। जब हमें अल्फा निकालना होगा तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट लेंगे जिसमें B न बदल रहा हो, B को स्थिर रखा गया हो, और केवल A बदल रहा हो। तो A के बदलने से दर का बदलना हम ऑब्जर्व करेंगे और अल्फा निकल जाएगा। और जब बीटा निकालना होगा तो हम A को स्थिर कर देंगे एक्सपेरिमेंट में, A का मान नहीं बदलेंगे, और B में बदलाव देखेंगे, और B के बदलाव को R के बदलाव, दर के बदलाव के साथ देखकर हम इसका पावर निकाल लेंगे। कैसे तो सुनो। जैसे मैंने अल्फा निकालना है, मान लो A का पावर निकालना है, तो मैंने B को स्थिर रखने का प्रयास किया। मुझे पहले एक्सपेरिमेंट और तीसरे एक्सपेरिमेंट में B जो है 0.035 बराबर दिख रहा है, तो B को तो मैं स्थिर कर दिया। अब इस दौरान A में क्या बदलाव हुआ? तो कहोगे A में सांद्रता दुगुनी कर दी आपने, 0.012 से 0.024 कर दिया, सांद्रता दुगनी कर दी आपने। तो दर पे क्या असर पड़ा? बोलोगे वो भी दुगनी हो गई, 0.1 से 0.2। तो ये बताओ कि अगर किसी की सांद्रता को तुम दुगना करोगे, जैसे तुमने A की सांद्रता को क्या किया, दुगना किया, तो दर जो निकल रहा है वो भी दुगना निकल रहा है, तो यानी उसकी पावर क्या रही होगी, 1 रही होगी। तभी तो 2 की घात 1 2 बनेगा। तो A को दुगना करने पर दर का दुगना आना ये बता रहा है कि अल्फा का मान 1 है। तो A की घात आपने हल कर लिया। अब B का घात हल करो। तो बोलोगे ऐसे में हम क्या करेंगे कि A को स्थिर करने का प्रयास करेंगे, A को। तो उसको ऐसा करते हैं, पहला और चौथा एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। पहला और चौथा एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं भाई। A स्थिर है 0.012, लेकिन B दुगना हो रहा है 0.035 से 0.07, दुगना हो रहा है। अब ये बताओ कि जब तुम B को दुगना कर रहे हो तो दर पे क्या असर पड़ रहा है? तो कहोगे दर जो है 0.1 से 0.8 हो जा रहा है, 8 गुना हो जा रहा है, 8 गुना, 8 टाइम्स हो जा रहा है। तो बोलोगे कि सांद्रता को दुगना करने से दर 8 गुना कैसे हो जाएगी? तो बोलोगे घात जब 3 होगी तो 2 की घात 3 बाहर आएगा, तभी वो 8 गुना होगा। तो यहाँ घात 3 आ गई। यानी हम घात कैसे निकालते हैं तो सुनो। जैसे सांद्रता को अगर तुम दुगना करते हो और दर पर भी दुगने का असर पड़ रहा है, तो घात 1 आ गई। तुम सांद्रता को दुगना करते हो और दर 4 गुना हो गई, तो घात 2 आ गया। तुम सांद्रता को दुगना करते हो और दर 8 गुना हो गई, तो घात 3 आ गया। तो इस तरीके से हम घात निकाल लेंगे, पावर क्या है निकाल लेंगे। तो A की घात 1 आ रहा है, B की घात 3 आ रहा है, तो ये आ गई। तीसरा वाला विकल्प आप टिक कर लेंगे। अगला सवाल भी ऐसा ही है, प्रैक्टिस कर लो। बोले इसमें ऐसा करते हैं, पहले A का पावर निकालते हैं। तो उसके लिए हम B को स्थिर कर रहे हैं। तो पहले 2 एक्सपेरिमेंट लिए मैंने, B वहां स्थिर है पहले 2 एक्सपेरिमेंट में। अब हम ऑब्जर्व करते हैं A को। 0.05 से 0.1 यानी सांद्रता को दुगना कर दिया गया।
दर भी दुगनी हो गई, तो सांद्रता को दुगना करने पर दर भी दुगनी हो गई, यानी कि 2 की घात 1 रहा होगा, तभी तो 2 असर पड़ेगा, यानी कि a का पावर जो अल्फा है उसका मान 1 है, 1 हो गया। अब b का पावर निकालो बीटा, तो उसके लिए क्या करोगे कि a को स्थिर करोगे। तो पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट में देखो 0.05 a स्थिर है। देखो b में क्या बदलाव हुआ, बोलोगे b 0.05 से 0.1 हो गया, दुगना हो गया। तो b को तो तुम दुगना कर दिए, जरा दर को देखो क्या असर पड़ा पहले से तीसरे एक्सपेरिमेंट पे। बोलोगे दर तो सेम दिखाई दे रही है। तो अगर ऐसा हो जाए कि किसी की सांद्रता को बदलने पर, कितना गुना भी करने बदलने पर दर पर कोई असर ना पड़े, तो उसकी घात 0 होगा। ठीक, तो b को बदलने से दर नहीं बदल रही है, ऐसा हमको पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट से मालूम चल रहा है। इसीलिए b का घात बीटा जो है वो 0 हो जाएगा। तो जो दर बनेगी इसकी ऐसे, रेट बराबर के a की घात आई 1, b की घात आई 0, तो कोटि आ गई 1। ठीक, तो हमको यहाँ पूछा है a के सापेक्ष और b के सापेक्ष अलग अलग, तो a के सापेक्ष 1 है और b के सापेक्ष 0 है, कोटि, तो ये हम टिक कर लेंगे। एक और सवाल देखो ऐसा ही, x और y के मध्य एक निश्चित गैसीय अभिक्रिया दी है और ये कुछ उसके एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, और वही निकालना है, दर का नियम निकालना है, रेट लॉ निकालना है। वो ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी, ध्यान से देखो कैसे ट्रिकी है। पहले मैं x की घात निकाल लेता हूं, चलो उसको अल्फा मानता हूं। तो बोलोगे y को चलो स्थिर कर देते हैं, पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में y स्थिर है 0.1 y स्थिर है, और x को तुम दुगना कर रहे हो, x को दुगना कर रहे हो ना 0.1 से 0.2 ले जाकर, y स्थिर रखे हुए हो, x को दुगना कर रहे हो। भैया दर देखो, अब दर पे तो असर ही नहीं पड़ा, दर तो सेम है, तो यानी x को दुगना करने पर दर में असर ही नहीं पड़ा, यानी x की घात 0 आ जाएगी। तो ये तय हो गया कि x की घात जो है वो क्या आ गई, 0 है। यानी x को बदलने पर दर नहीं बदलेगी, आप कितना गुना भी कर लो, कितना भी गुना कर लो x को, दर नहीं बदलेगी अभिक्रिया की। तो x की घात 0 आ चुका है। अब मुझे y की घात निकालना है, मान लो बीटा मान लो उसको। तो उसमें तुम कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, जैसे हम यहाँ पे दूसरा और तीसरा एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, दूसरा और तीसरा। बोलोगे सर दूसरे तीसरे में तो x भी बदल रहा है, 0.2 से 0.3 जा रहा है, लेकिन इस बात को ध्यान दो कि x पर तो निर्भरता ही नहीं है ना। तो किसी से किसी में जाए वो क्या फर्क पड़ता है, तो x पर तो निर्भरता है ही नहीं, वो तो 0 आ चुका है घात, तो वो कितने में भी बदले उसको मत ऑब्जर्व करो। 0.2 से 0.3 जा रहा है x, उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि उसकी तो घात 0 हम पहले निकाल चुके हैं। तुम केवल यहां देखो कि 0.1 से 0.2 यानी सांद्रता हो गई दुगनी, y की सांद्रता दुगनी, और दर हो गया 4 गुना। 0.002 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.008 आएगा, 4 गुना हो गया। सांद्रता को दुगना किया तुमने y की सांद्रता को, और दर हो गई 4 गुना। तो दुगना करने पे 4 गुना का कैसे असर दिखाई देगा, तो घात 2 होना चाहिए। तो ये तय हो गया कि x की घात तो 0 थी, y की घात यहाँ पे आपने निकाल ली 2। तो ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन आप टिक कर सकते हैं। ठीक, एक और सवाल देखो ऐसा ही, एक अभिक्रिया दी है और उसके बारे में ये एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है और वही दर निकालना है। देखो पहले मैं a का पावर अल्फा निकालता हूं, जिसके लिए मैं क्या करता हूं, b को स्थिर लेता हूं। पहले और चौथे वाले एक्सपेरिमेंट में b स्थिर है 0.1, और a जो है 4 गुना किया जा रहा है, 0.1 से 0.4, 4 गुना किया जा रहा है।
और अब दर पे आओ कि दर क्या हो रहा है। तो देखो 7.5 10 की घात -3 है, यह बदल रहा है 3 × 10 की घात -2 में। तो ये तो हमें 4 गुना दिखाई दे रहा है। कैसे? जब तुम 7.5 × 10 की घात -3 में 4 गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 30 × 10 की घात -3, यानी इसको लिख सकते हैं 3 × 10 की घात -2, यानी कि 4 गुना हो गई दर। तो दर 4 गुना है, आपने सांद्रता भी 4 गुना की थी। तो देखो 4 गुना सांद्रता करने पर दर 4 गुना तब आएगी जब घात 1 होगा, यानी ए की घात 1 है, अल्फा 1 है। हो गया। अब आ जाओ बीटा निकालना है। तो बोलोगे ऐसा है, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, उसमें ए स्थिर है। तो 0.3 ए स्थिर है। तो बी पे क्या कर रहे हो? बोलोगे बी को हम दुगना कर रहे हैं, 0.2 से 0.4 जा रहे हैं, दुगना कर रहे हैं। तो दर क्या हो जा रही है? बोलोगे इसको दुगना करने पर दर 4 गुना हो जा रही है। देख लो आप, 9 × 10 की घात -2 को 4 से गुणा करोगे तो 3.6 10 की घात -1 बन जाएगा। तो आपने बी की सांद्रता को दुगना किया और अभिक्रिया की दर 4 गुना हो गई, तो सांद्रता दुगना करने पर दर का 4 गुना होना, यानी घात 2 रही होगी। तो जो बीटा है वो क्या रहा होगा? 2। ठीक है। तो ए की घात 1 है और बी की घात 2 है, यानी आप ये सेकंड एक्सप्रेशन टिक कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि ये सब ट्रिकी सवाल है, इसमें आप कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट पकड़ लो और उसमें किसी एक को स्थिर करके अगले का आप कोटि निकाल सकते हो। इस बात का ध्यान रखना कि कितने गुना सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से दर में कितने गुना परिवर्तन हो रहा है, इसी बात को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि सांद्रता अगर दुगनी बढ़ी और दर भी दुगनी बढ़ी तो घात 1। अच्छा, दुगनी नहीं हो सकता, 3 गुना बढ़ा रहा हो, सांद्रता 3 गुना बढ़ी और दर भी 3 गुना बढ़ी तो घात 1। सांद्रता अगर दुगनी बढ़ी लेकिन दर 4 गुना बढ़ी तो घात 2। सांद्रता अगर दुगनी बढ़ी और दर 8 गुना बढ़ गई तो घात 3। सांद्रता अगर 3 गुना बढ़ी और दर 9 गुना बढ़ गई तो घात 2। सांद्रता अगर 3 गुना बढ़ी और दर 27 गुना बढ़ गई तो घात 3। तो इस तरीके से चीजों को यहां समझा जाता है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें हमको कोटि वगैरह नहीं निकालना है, हमें ए की यहाँ पे सांद्रता को x कर दिया गया है, लिख दिया गया है, और बी की सांद्रता को यहाँ y लिख दिया गया है। हमें ये x और y निकालना है। ठीक, अब देखो कैसे करें। इन्होंने कुछ दिया है, इन्होंने कहा ए और बी से उत्पाद बन रहा है, ए और बी के सापेक्ष कोटि 1 है, ये दे दिया है इन्होंने। यानी दर बराबर दर स्थिरांक ए की घात 1 बी की घात 1, ये इन्होंने दे दिया है कि भैया इनकी घात 1 है, कोटि 1 है। अब उसको यूज करके तुम यहाँ एक्स और वाई निकालो। तो देखो कैसे निकाल रहा हूं मैं। पहले 2 एक्सपेरिमेंट जब मैंने देखे तो मुझे उसमें बी जो है स्थिर नजर आया, 0.05 से 0.05। इसका मतलब दर में जो परिवर्तन हुआ होगा वो केवल ए की वजह से हुआ होगा, और ए की घात है 1। ठीक है। तो देखो दर कितना बढ़ रहा है भाई, पहले से दूसरे एक्सपेरिमेंट पे, तो 0.1 से 0.4 हो रहा है ना, 4 गुना बढ़ रहा है ना, तो दर 4 गुना बढ़ रहा है। तो सांद्रता कितनी बढ़ाई जाए कि दर 4 गुना बढ़ जाए, जबकि घात क्या है? 1 है। तो कहोगे कि सांद्रता की घात 1 है और दर को 4 गुना बढ़ा रहे हो, तो सांद्रता भी 4 गुना बढ़ाओगे तभी ना। तो सांद्रता को 4 गुना बढ़ाओगे, घात 1 है, तो दर 4 गुना बढ़ेगी। इसका मतलब ए की सांद्रता 4 गुना यहाँ बढ़ाई गई है। 0.2 थी, 4 से गुणा कर दो तो x का मान 0.8 आ गया। x का मान 0.8 आ गया। ठीक है। अब निकालते हैं y का मान। देखो, पहले से तीसरे एक्सपेरिमेंट पे आ रहा हूं मैं, पहले से तीसरे एक्सपेरिमेंट पे आ रहा हूं।
8 गुना बढ़ गई दर। देखो पहला एक्सपेरिमेंट में दर थी 0.1 और लास्ट एक्सपेरिमेंट में दर है 0.8। तो पहले से तीसरे एक्सपेरिमेंट में 8 गुना दर बढ़ गई। वो 8 गुना क्यों बढ़ी होगी? बोलोगे देखो ए की सांद्रता को आप दुगना कर दिए, 0.2 से 0.4 कर दिए। तो जब ए की सांद्रता को दुगना किए और घात 1 है, तो 4 गुना दर तो ए की वजह से बढ़ रही है। ए की सांद्रता दुगना किए तो 4 गुना दर तो ए की वजह से बढ़ रही है, और कुल दर 8 गुना बढ़ रही है। तो 8 गुना को तुम 4 गुणे 2 लिख सकते हो ना। 4 गुणे 2 8 होता है। ठीक। तो 4 गुना का जो वृद्धि है वो ए की वृद्धि की वजह से है, तो बाकी दुगनी वृद्धि बी की वजह से होगी, है ना। दुगनी वृद्धि बी की वजह से होगी, और बी की घात 1 है। तो यानी कि 2 की घात 1 दुगनी वृद्धि, यानी सांद्रता को दुगना करना पड़ा। तो पहले वाली सांद्रता को बी की दुगना कर दो, तो y का मान मिल जाएगा। तो इसमें इसको दुगना करके लिख लो कितना आ रहा है, और y का मान टिक कर लो। तो यहां हमने ऑब्जर्व किया कि a का मान हमने यहाँ पे सांद्रता को दुगना किया था, तो दुगने का पावर 2 का पावर 2 यानी 4 गुना का असर हमको दिखाई दे रहा था a की वजह से। और कुल जो दर में परिवर्तन हो रहा है वो 8 गुना का परिवर्तन है, तो बी की वजह से परिवर्तन होना चाहिए दुगना परिवर्तन। और दुगने परिवर्तन के लिए घात हमें पता है 1 है, तो 2 की घात 1 यानी 2 वृद्धि होगी बी की वजह से। तो यहाँ पे सांद्रता को डबल कर दो। ठीक। तो पहले वाले में x का मान 0.1 आया, और इसमें आप डबल कर दो तो 0.05 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0.1। थोड़ा सा मिसप्रिंट इसमें लग रहा है, 0.18 और 0.1 इसका विकल्प होना चाहिए। अगला देखो, एक अभिक्रिया के अर्ध अंश को पूर्ण होने में लगने वाला समय क्रिया कारक की सांद्रता के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है। तो कोटि पूछी है। इसमें सवाल का आधार है कि जो टी हाफ है, हाफ लाइफ जिसे कहते हो, वो सांद्रता के पावर 1 - n पर निर्भर करती है। 1 - n पर निर्भर करती है। n यहाँ पे कोटि है, तो अगर कोटि मान लो 0 होगी, तो जो टी हाफ का मान है वो सांद्रता के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। अगर कोटि 1 होगी तो टी हाफ जो है वो सांद्रता के 1 - 1 0 हो जाएगा, तो निर्भर नहीं करेगा। और अगर कोटि 2 होगी तो टी हाफ जो है वो सांद्रता का 1 बटा सांद्रता हो जाएगी, यानी कि 1 - 2 यानी कि -1 हो जाएगा, तो उसको हम 1/a लिख सकते हैं। तो सांद्रता का व्युत्क्रमानुपाती, और वही हमें दिया हुआ है। यानी कोटि यहाँ क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो इस सवाल का मुख्य आधार ये था कि भाई टी हाफ और सांद्रता में संबंध क्या आता है। इस पे क्या फिर वो ग्राफ भी पूछ सकते हैं आपसे, ऐसा ग्राफ पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ हम टी हाफ प्लॉट किए, यहाँ हम सांद्रता प्लॉट किए। ठीक है, यहाँ हम टी हाफ प्लॉट किए और यहाँ हम क्या प्लॉट किए, सांद्रता प्लॉट किए। तो बताओ कि जीरो ऑर्डर के लिए ये ग्राफ कैसा आता है? बोलोगे समानुपाती आता है, यानी स्ट्रेट लाइन बढ़ता हुआ ऐसा ग्राफ आता है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसा आता है? तो टी हाफ दर, जो टी हाफ जो है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो स्ट्रेट लाइन आती है, ए के पैरेलल आती है स्ट्रेट लाइन। और अगर कोटि 2 है तो टी हाफ जो है ए के व्युत्क्रमानुपाती आता है, यानी कि इस तरीके से हाइपरबोला घटता हुआ क्रम आता है, घटता हुआ ग्राफ आता है। तो ये टी हाफ के सांद्रता वाले ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं।
अच्छा, ये पहले वाले सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। ये 0.2 से 0.4 जो गया था ना, ये दुगना हुआ था, और दुगने का घात हमें 1 लेना था, क्योंकि 1 की घात, a की घात 1 है ना, तो दुगने की घात 1 लोगे तो यहाँ दुगने का असर पड़ा, तो a की वजह से दुगने का असर पड़ा है, वो मैंने 4 गुना का असर लिया था गलती से, a की वजह से दुगने का असर पड़ा है, तो b की वजह से जो असर पड़ा होगा वो 4 गुना का असर पड़ा होगा। और 4 गुना का असर कब पड़ेगा? जब घात 1 हो, तो जब घात 1 हो तो दर में 4 गुना का असर कब पड़ेगा? बोलोगे कि जब 4 की घात 1 आएगा तभी 4 गुने का असर पड़ेगा। तो यानी सांद्रता में 4 गुने का परिवर्तन है, दुगने का नहीं है इसमें। तो 0.05 को 4 से गुणा करोगे तो 0.2 आएगा, यानी कि सी विकल्प आ जाएगा। आगे बात करें, ए प्लस बी उत्पाद प्रकार की अभिक्रिया के लिए यह पाया गया है कि ए की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाती है। ध्यान से देखो, ए की दर को तुम दुगना किए तो अभिक्रिया की दर 4 गुना हो गई, यानी घात क्या रहा होगा? 2, तो ए का घात निकल गया। और बी की मात्रा दुगनी करने पर अभिक्रिया की दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो बी की अगर मात्रा को दुगना कर दिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब पावर क्या है? शून्य है, खत्म कहानी। ए की पावर 2 और बी की पावर 0, यानी कि सेकंड विकल्प आप टिक कर सकते हैं। ठीक, अगला सोच के देखो ऐसे ही। कहोगे ए प्लस बी उत्पाद बना रहा है, ए तथा बी के सापेक्ष कोटि 1 और 1/2 है, यानी कि तुम ऐसे लिख सकते हो, दर बराबर के, ए की घात 1 और बी की घात हाफ, ऐसे लिख सकते हो। अब ये कह रहा है कि ए तथा बी की सांद्रता को 4 गुना कर दिया जाए तो दर क्या होगी? तो देखो, नई दर जो है उसको मैं R2 लिख रहा हूं, और इसमें मैं ए को भी दुगना करके लिख रहा हूं, नहीं 4 गुना लिखना है, ए को भी 4 गुना करके लिख रहा हूं और बी को भी 4 गुना करके लिख रहा हूं। तो देखो, एक में तो पावर 1 था, तो 4 का पावर 1 यानी कि 4 बाहर आ गया, और बी में पावर हाफ था, तो 4 का पावर हाफ ये बाहर आ गया, और बाकी बच गया के, ए की घात 1 और बी की घात यानी पावर हाफ। तो ये वाला एक्सप्रेशन तो पुराना वाला दर हो गया, और जो बाहर निकला है वो 4 और 4 की घात हाफ, यानी कि वो 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये 8 गुना हो गया एक्चुअली। तो ये 8 गुना पुरानी दर के हो गया, तो नई दर जो है पुरानी दर के 8 गुना हो गई, तो ये टिक कर लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया दर स्थिरांक निर्भर करता है। ये के किस पर निर्भर करता है भाई? जो रेट कांस्टेंट होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो ये विकल्प दिया है, क्रिया कारक की सांद्रता पर, उत्पाद की सांद्रता पर, समय पर, ताप पर, तो ताप पर निर्भर करता है। देखो, जो तुम इस तरीके से दर लिखते हो ना, दर बराबर दर स्थिरांक के और फिर सांद्रता की घात n, यहां पर के सांद्रता पर थोड़ी निर्भर करता है। सांद्रता बदलने पर दर बदलेगा, लेकिन के नहीं बदलेगा। तो के की निर्भरता जो है ताप पर होती है, लेकिन सांद्रता पर नहीं होती है। वैसे के और चीजों पर भी निर्भर करता है, मैं बता दूं, के जो है ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक, के जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर करता है, के उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। के जो है सक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करता है, और सक्रियण ऊर्जा खुद जो है वो अभिकर्मक क्या लिया गया है इस पर निर्भर करती है, सांद्रता पे नहीं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, अभिकर्मक के प्रकार पर। तो मैं कह सकता हूं, ताप पर, फिर उत्प्रेरक पर, अभिकर्मक के प्रकार पर, अभिक्रिया की अभिकर्मक की सांद्रता पे नहीं करता है, लेकिन अभिकर्मक के प्रकार पे करता है। ठीक, तो ये सारी चीज आपसे पूछी जा सकती है। और दर किस पर निर्भर करता है, तो मैं तुम्हें ये पढ़ा चुका हूं, अगर लेक्चर देखे हो तो। दर तो भाई कई बातों पर निर्भर करता है।
दर तो सांद्रता पर भी निर्भर करता है, दर सरफेस एरिया पर निर्भर करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, दर जो है अभिक्रिया के प्रकार, अभिकर्मक के प्रकार पर निर्भर करता है, दर जो है उसकी भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है, अभिकर्मक जो उसकी भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट पर निर्भर करता है, दर जो है ताप पर भी निर्भर करता है ना, सांद्रता पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी करता है, दर उत्प्रेरक की उपस्थिति और उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। तो एक लेक्चर जो मैंने लिया है दर वाला कि भाई अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें ये सारी बातें पूछी हैं, कौन कौन से कारक हैं। तो ये अलग अलग सवाल है। दर स्थिरांक किस किस कारक पर निर्भर करता है, ये अलग सवाल है, और दर किस पर निर्भर करता है, ये अलग सवाल है। तो इसको अच्छी तरह समझ लेंगे आप। आगे बात करें। देखो कुछ सवाल इस तरह के आते हैं, इसमें क्या है, इन्होंने एक अभिक्रिया दी होती है और उसकी क्रियाविधि लिख के दी होती है, क्रियाविधि, और हमें उसकी क्रियाविधि को देखकर उसके दर नियम का व्यंजक हल करना होता है। जैसे हम लोगों ने पीछे डेटा हमको दिया था, उस डेटा को देखकर हमने हल किया, वैसे ही क्रियाविधि को देखकर भी हम हल कर सकते हैं। सुनो, बहुत आसान है। क्रियाविधि में मंद जो उसमें स्टेप होगा उसको देखना, जो स्लो स्टेप होगा, मंद जो स्टेप होगा, और उस मंद स्टेप में देखना कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं और उससे दर को लिखना। तो यहाँ रेट हम लिखेंगे दर स्थिरांक के, और मंद अभिक्रिया में ए की घात 1 और बी की घात 1 नजर आ रहा है, क्योंकि ए भी 1 है और बी भी 1 है। तो ये लिख लो। अब फिर ये देखना होता है कि जो तुम दर लिखे हो, मंद अभिक्रिया को देखकर तुम जो दर लिखे हो उसमें जो भी चीजें आ रही हैं वो मुख्य अभिक्रिया का हिस्सा है कि नहीं है। बोलोगे मुख्य अभिक्रिया में ए और बी दोनों है अभिकर्मक, तो यानी कि ए और बी यहाँ पे यूज किया गया है, यानी सही यूज किया गया है। कभी कभी क्या होता है कि दर लिखते समय यहाँ ऐसा कोई पद आ जाता है जो मुख्य अभिक्रिया का हिस्सा नहीं होता, तो फिर उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि स्लो स्टेप को देखते ही जो दर व्यंजक आ रहा है उसमें केवल ए और बी से ही चीजें परिभाषित हो रही हैं, और ए और बी मुख्य अभिक्रिया में है, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी कोटि 2 आ जाएगी, ए के संदर्भ में 1, बी के संदर्भ में भी 1। तो ये सेकंड आंसर आ गया। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन देखो। फिर से एक अभिक्रिया दी है और नीचे उसकी जो है क्रियाविधि दी है। हल करो इसकी कोटि, संपूर्ण कोटि। तो ध्यान से देखो, मंद अभिक्रिया को देखकर पहले लिखो। चलो तो बोलोगे मंद अभिक्रिया को लेकर देखें तो रेट बराबर दर स्थिरांक के ए की घात 1 और बी 2 की घात 1। भाई इस स्लो स्टेप में ए 1 है और बी 2 भी 1 है, तो हमने इसी को देखकर दर लिखा। अब हम इस दर में देखेंगे कि जो पद आए हैं वो क्या क्या है। ए आया है और बी 2 आया है। मुख्य अभिक्रिया में बी 2 तो है लेकिन ए नहीं है, वो ए 2 है। इसका मतलब मुझे इस वाले ए को यहां से हटाना पड़ेगा, यानी कि मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब जानते हो मॉडिफाई कैसे होगा, वो किसी तीव्र अभिक्रिया को देखकर ही मॉडिफाई होगा। अब हमारे पास इसमें क्रियाविधि में 2 तीव्र अभिक्रियाएं हैं, पहली वाली और तीसरी वाली। किसको ले हम, तो सुनो, अगर मैं तीसरी वाली अभिक्रिया को लेता हूं तो यहाँ जो ए सांद्रता है उसको मुझे बी के संदर्भ में व्यक्त करना पड़ जाएगा, और बी भी मुख्य अभिक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो यानी कि मैं तीसरी वाली अभिक्रिया को नहीं लूंगा, मैं पहली वाली अभिक्रिया से काम चलाऊंगा। और पहली वाली अभिक्रिया से कैसे काम चलाऊंगा सुनते जाओ। देखो उसके लिए मैं साम स्थिरांक केसी कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। साम स्थिरांक केसी लिखेंगे हम, दाई तरफ वाली सांद्रता यानी ए सांद्रता की घात 1, ए सांद्रता की घात 1 बटे बाई वाली सांद्रता, तो वो A2 सांद्रता की घात 1 लिख लिया हमने। तो पहले वाले स्टेप को देखकर हमने केसी का मान लिखा,
और ये जो है a की घात 1, a की घात 1 को हम a की घात 2 कह सकते हैं, और a2 सांद्रता की घात 1 है। तो अब यहां से मेरे को a सांद्रता की घात 2 मिल रहा है किसके बराबर, Kc गुणे a2 की घात 1 के बराबर मिल रहा है। ठीक, तो यहां से जो a सांद्रता है वो क्या आ रही है, यहां से a सांद्रता है वो क्या आएगी, तो बोलोगे इसको 2 को इस तरफ ले आकर ना स्क्वायर रूट ले आओ आप। तो अब हम इसको Kc की घात हाफ कह सकते हैं और a2 की घात भी हाफ कह सकते हैं जब हमें a निकालना होगा। और यही a क्यों निकाला हमने, क्योंकि यहाँ पर हमें a को मॉडिफाई करना है, वो मुख्य अभिक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो जो मैंने पहले दर लिखी थी मैं उसे मॉडिफाई करके फिर से लिख रहा हूं, सुनो। दर बराबर के a की जगह लिखा मैंने Kc की घात हाफ a2 की घात हाफ और b2 की घात 1 तो है ही। तो यहाँ पे मेरे को a को मॉडिफाई करना पड़ा। क्यों मॉडिफाई करना समझ में आया, क्योंकि मुख्य अभिक्रिया में a नहीं था इसलिए। तो अब ये देखो k इंटू Kc की घात हाफ, ये नया स्थिरांक बन जाएगा। तो मान लो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं, k प्राइम करके लिख रहा हूं। तो ये जो k प्राइम जो नया स्थिरांक है वो k इंटू Kc की घात हाफ के बराबर है, और फिर a2 की घात जो है हाफ है और b2 की घात जो है 1 है। तो कुल कोटि आ जाएगी इसमें 3/2, मतलब 1.5। a के संदर्भ में वो 0.5 आएगी, हाफ आएगी, और b2 के संदर्भ में 1 आएगी। तो संपूर्ण कोटि आ जाएगी 3/2 यानी 1.5, और ये आ जाएगा इसका दर नियम व्यंजक। तो यानी कि तुमको यहाँ पे सवाल इस तरह का आता है कि तुम्हें किसी रिएक्शन का ऐसा क्रियाविधि लिख के देगा और तुमसे उसमें दर नियम व्यंजक निकालने को कहेगा या कोटि निकालने को कहेगा। ठीक, स्लो स्टेप से शुरुआत करेंगे, और उसमें ऐसा कोई अगर पद आ गया जो मुख्य अभिक्रिया का हिस्सा नहीं है तो किसी फास्ट स्टेप से उसको निकाल कर पुट करेंगे। और सवाल करते हैं जरा इस पे, देखो दो ठो और सवाल करो। O3 से बना O2, ये अभिक्रिया दी है, और इसके लिए इन्होंने एक क्रियाविधि दी है जिसमें तीव्र और मंद दो अभिक्रियाएं हैं। इसको देखकर इसका दर नियम बताना है। सुनते जाओ, पहले मंद देखे। मंद स्टेप देखे तो समझ में आया कि जो दर आएगी वो रेट कांस्टेंट के और ओ किस पद, देखो यहाँ ओ है ना, ओ का बाहर 1 है और O3 के बाहर भी 1 है। ओ की घात 1 और O3 की घात 1, ये आ गया भाई। लेकिन इसमें ओ जो आया है वह मुख्य अभिक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। और वो कहां से मॉडिफाई होगा, बोले तीव्र वाले से होगा। तो अब तीव्र वाले में केसी निकालो। केसी क्या होता है बोलोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक, साम स्थिरांक होता है। तो इसमें क्या है, दाई तरफ O2 है पावर 1 और O है पावर 1, और बाई तरफ O3 है पावर 1, और इसमें मुझे O निकालना है। तो देखो O आ रहा है, कैसे आ रहा है, केसी इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई किया ओजोन को, और O2 को नीचे ले आया मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, घात 1 है। तो ये जो O का एक्सप्रेशन आया है O3 और O2 के संदर्भ में, उसको पुराने वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दो, रख दो। तो ये आ जाएगा रेट बराबर के, O की जगह रख रहा हूं मैं Kc गुणे ओजोन की सांद्रता बटे O2 की सांद्रता इंटू O3 की सांद्रता तो है ही। तो K इंटू Kc एक नया सामस्थिरांक K प्राइम बन गया, और O3 ऊपर 2 बार आ रहा है तो O3 की घात 2 बन गया, और O2 नीचे एक बार आ रहा है तो ये ऐसा हो गया, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट बराबर K प्राइम, मतलब एक दर स्थिरांक, इंटू O3 की घात 2, और O2 की घात ऊपर ले आके -1 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये O3 के संदर्भ में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, O2 के संदर्भ में -1 कोटि है, और कुल कोटि आ जाएगी 1। हमसे लेकिन पूछा है इसमें दर नियम क्या है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारे लिए सही आ रहा है। एक और देखो, एक अभिक्रिया दी है, NO प्लस Cl2 बदल रहा है NOCl में, और उसके लिए तीव्र और मंद दो स्टेप में उसकी क्रियाविधि लिखी गई है, और वही पूछा है भाई दर नियम। तो मंद
दर को जो मंद स्टेप है उसको देखकर हमने पहले रेट को लिखा। रेट बराबर दर स्थिरांक के NOCl2 की घात 1 NO की घात 1। अब चेक करो इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है जो मुख्य अभिक्रिया का हिस्सा नहीं है तो फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो बोलोगे कि आपने जो मंद स्टेप देखा उसमें जो NO आया है वो तो चलो ठीक है, वो मुख्य अभिक्रिया का हिस्सा है, लेकिन NOCl2 मुख्य अभिक्रिया का हिस्सा नहीं है, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा और वो तीव्र वाले से मॉडिफाई होगा। तो तीव्र वाले के लिए हम Kc लिखते हैं और ये आ जाएगा दाई सांद्रता यानी NOCl2 की सांद्रता बटे NO की सांद्रता इंटू Cl2 की सांद्रता, ऐसे आ जाएगा। और इससे मुझे निकालना है NOCl2 की सांद्रता, तो ये हो जाएगा Kc इंटू NO की सांद्रता और Cl2 की सांद्रता, ऐसा आ जाएगा। और NOCl2 का जो तुम ये सांद्रता निकाले हो तीव्र वाले पद से, उसको अब तुम इस एक्सप्रेशन में लिख दो जो तुम पहले हल किए थे मंद स्टेप को देख के। तो यह आ जाएगा रेट बराबर के रेट कांस्टेंट इनटू Kc इंटू NO सांद्रता Cl2 की सांद्रता और फिर NO की सांद्रता। तो ये वाला पद जो लिखा हूं मैं, ये NOCl2 के बदले लिखा हूं। अब यहाँ K और Kc गुणा होकर एक नया K प्राइम आ जाएगा दर स्थिरांक, और NO दो बार आ रहा है तो NO की घात 2 और Cl2 की घात 1। तो जो कुल पद इसमें कोटि आएगी वो आ जाएगी 3। तो सवाल कैसे भी आ सकता है कि कुल कोटि क्या है, 3 है, NO की कोटि क्या है, 2 है, Cl2 की कोटि क्या है, 1 है, और दर नियम व्यंजक क्या है। तो इन चारों विकल्पों में देख सकते हो पहला वाला विकल्प सही है। तो इस तरह के सवाल भी आते हैं जो क्रिया विधि देकर ये सब पूछे जाते हैं। एक और सवाल देखो। अभिक्रिया का एक क्रम है, A से B बना, B से C बना, C से D बना, और उनके दर स्थिरांक K1 K2 K3 का एक विकल्प दिया है कि K3 का मान ज्यादा है, K2 का मान कम है, K1 का मान उससे कम है। इसको देखकर मुझे बताना है कि कौन सी जो अभिक्रिया है वो दर निर्धारक पद है। तुम्हें पता है दर निर्धारक पद कौन सी होती है? जो सबसे स्लो रिएक्शन होती है। तो इन तीनों रिएक्शन में A से B, B से C, C से D में स्लो कौन सा है ये देखना है, और हमें दर स्थिरांक का एक संबंध दिया है। तो ध्यान से सुनो, जो रेट कांस्टेंट होता है वह जितना ज्यादा होता है, दर स्थिरांक जितना ज्यादा होता है दर उतनी ज्यादा होती है। यानी कि अगर दर स्थिरांक हाई है तो रिएक्शन फास्ट है, अगर दर स्थिरांक के लो है, कम है, तो रिएक्शन स्लो है। ठीक, तो बताओ इसमें सबसे कम दर स्थिरांक किसका है? तो K1 का है, तो वो रिएक्शन सबसे स्लो होगी। तो A से B वाली रिएक्शन इसमें सबसे स्लो होगी, तो उसको आप टिक कर सकते हैं, दर निर्धारक पद के रूप में टिक कर सकते हैं। ठीक, अगला सवाल देखो क्या है। P से R एक अभिक्रिया है जो कि दो स्टेप में दी गई है। पहला वाला स्टेप तीव्र स्टेप और दूसरा वाला स्टेप जो है धीमी गति वाला, और इसको देखकर वही हल करना है। चलो देखें, धीमी गति को देखकर पहले हम दर निर्धारित करते हैं। हमने लिखा दर बराबर K2 लिया है, यहाँ तो हम K2 लेके चल रहे हैं, दर स्थिरांक K2, और यहाँ पे Q की घात हम 2 लेके चल रहे हैं, P की घात हम 1 लेके चल रहे हैं जैसा दिया है उस स्टेप में। इसमें जो Q आ रहा है यह मुख्य अभिक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो मुझे उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, और वह मॉडिफाई होगा तीव्र वाले स्टेप को देख के। तो तीव्र वाले में जो K1 यहाँ पे साम स्थिरांक के रूप में दिया है, तो हम K1 लेके चल रहे हैं। K1 उस स्टेप का साम स्थिरांक है जो कैसे लिखा जाता है, दाएं वाली सांद्रता की घात 2, ये हो जाएगा ना Q की घात 2, और नीचे बाई वाली सांद्रता की घात 1 जो P के बाहर 1 है इसलिए। अब यहां से Q की घात 2 जो है वो K1 इंटू P की घात 1 के बराबर आ रहा है,
और इसी क्यू की हेल्प से मुझे इसको मॉडिफाई करना है। ध्यान ये देना है कि क्यू की घात 2 आया है, पहले आप क्यू तो निकालो। तो बोलोगे 2 को इधर लाएंगे तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी k1 की घात तो हाफ हो जाएगा और p की घात भी हाफ हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ गया ना। तो इस क्यू को आप पुट कर दो, आपने मेन जो आपने रेट निकाला था, तो ये आ जाएगा रेट बराबर k2 इंटू क्यू के बदले क्या लिख रहा हूं मैं। अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। हमें क्यू केवल नहीं रखना है, हमें क्यू का स्क्वायर रखना है। तो फिर हम सीधा सीधा इसी को रख लेते हैं, क्यू का स्क्वायर जो आया था, यानी k1 p की पावर 1 और एक p की पावर 1 तो पहले से यहाँ पे था। तो ये बन गया k2 इंटू k1 और p यहाँ पे आ गया 2 बार, तो p की पावर 2। तो इसको आप टिक कर सकते हैं कि k1 इंटू k2 p की पावर 2, थर्ड विकल्प आ गया। तो उम्मीद है इस मैकेनिज्म वाले सवालों को भी आप लगा लेंगे। ठीक, बाकी तुम लोगों ने जो लेक्चर मैंने कल सेंड किए थे 3, उसमें जिस लेक्चर में तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इंग्लिश हिंदी वाली, उस लेक्चर को बता देना मेरे को कि इस लेक्चर में ज्यादा दिक्कत है। तो कल मैं वही चीजें पूरी हिंदी में बता दूंगा और भी सवाल लगवाऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक पे थ्योरी तो है ही, ग्राफ वगैरह बहुत ज्यादा है, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो फिलहाल आज का मैं लेक्चर यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ।